बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। हमारे पीपीएससी के इंग्लिश एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जारी है और हमारा जो पहला आज का एमसीक्यूज़ है ज़रा पढ़ते हैं उसे। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अच्छा खैर, इसने हमारे पास इस एमसीक्यूज़ के अंदर एक ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है। वो कहता है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स डैश। ज़रा देखते हैं, यहाँ पर वो बात करता है सेव्स डैश। सेव डैश में हम बात करते हैं, इसका जो ठीक ऑप्शन है वो है 9। ये तो ठीक ऑप्शन हो गया, लेकिन हम इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे पास ये ठीक ऑप्शन 9 है। ये असल में सेंटेंस है क्या? अच्छा, इस सेंटेंस को हम कहते हैं प्रोवर्ब्स। ये क्या होते हैं? प्रोवर्ब। आपको पता होना चाहिए कि आपके पीपीएससी के पेपर में इंग्लिश पोर्शन के अंदर आपके पास प्रोवर्ब्स भी होते हैं और इडियम्स भी होते हैं। अक्सर बच्चे इन दोनों टॉपिक्स में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि प्रोवर्ब्स क्या होते हैं या इडियम्स क्या होते हैं। तो आज मैं इसी एमसीक्यूज के जरिए इन दोनों टॉपिक्स को भी थोड़ा सा डिफाइन करता जाऊंगा, साथ ही आपके ये माइंड में इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा। जी, तो हमारे पास ये जो दिया हुआ एक मोरल है जिसको मैं प्रोवर्ब कह रहा हूं, आपको पता होना चाहिए प्रोवर्ब होता क्या है। प्रोवर्ब हमारे पास ऐसी सेइंग्स होती हैं जो एक ट्रुथ बेस होती हैं, जनरल ट्रुथ होता है या मोरल होता है हमारे पास। अच्छा, ये प्रोवर्ब हमारे पास। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, ईडीएम भी हमारे पास आते हैं पेपर में। हमारे भी एमसीक्यूज के अंदर एक ईडीएम भी होगा, या देखते हैं जितने ईडीएम्स होंगे उनको हम डील करेंगे। अब ईडीएम क्या चीज होती है? ईडीएम हमारे पास, ये भी हमारे पास 2 या 3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका नॉन लिटरेरी मीनिंग होता है। मतलब कि ये वर्ड्स कुछ होते हैं और इनका मीनिंग कुछ होता है। ठीक हो गया। अब अगर मैं बेसिक इन दोनों में फर्क बयान करूं ना, प्रोवर्ब और इडियम में, तो मैं आपको ये फर्क बताऊंगा कि प्रोवर्ब हमारे पास सेंटेंस होता है और इडियम हमारे पास सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक हो गया। मैं इडियम्स एक दो बोल देता हूं, जैसे क्रोकोडाइल स्टेयर्स, जैसे कि एक और बोल ब्रेक ब्रेक द आइस। ये हमारे पास पीपीएससी में आया भी हुआ है, ब्रेक द आइस। ठीक है, इसका मतलब होता है खामोशी को तोड़ना। तो हमारे पास ऐसे इडियम्स होते हैं। ठीक हो गया। और ये प्रोवर्ब्स मोरल बेस होते हैं, ट्रुथ बातें होती हैं, किसी की वेल नाउन पर्सन की सेइंग्स होती हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक हमारे पास है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स, कौन सा ऑप्शन होगा? 9। यहां पर 10 भी गलत है और 1 या 11 ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है, सेव्स 9। जी, नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। जी, सेकंड सेंटेंस हमारे पास है। वो कहते हैं द हाउस इज लार्ज डैश इज क्वाइट ओल्ड फैशन्ड। यहाँ पर कहते हैं द हाउस इज लार्ज। यहाँ पर जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, खाली जगह है, यहाँ पर जो कंजंक्शन लगेगा। अब ये कंजंक्शन कौन सा लगेगा? हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है बिकॉज, दूसरा है फॉर, बट, फॉर हो गया, या हमारे पास ऑफ। ये तो हमारे पास एज अ प्रेपोजिशन यूज होते हैं, तो इनको हम वैसे पहले काट देंगे ऑप्शन में। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए हैं, एक है बिकॉज और एक है हमारे पास बट। यहां पर जो हमें जरूरत है इस सेंटेंस को अगर हम गौर से पढ़ें, तो यहां पर हमें एक कंट्रेरी कंजंक्शन की जरूरत है। ऐसा कंजंक्शन जो तजाद पैदा करे। जरा देखें, फिक्रे को पढ़ के देखें। द हाउस इज लार्ज डैश इज क्वाइट ओल्ड फैशन। ठीक है। अब हमारे पास जो कंट्रेरी है, ये जो बिकॉज है, ये कंजंक्शन ऐसा कंजंक्शन होता है जो बात को एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक हो गया, रीजन देने के लिए। अब हमारे पास एक कंजंक्शन बन गया बट। तो इसका जो ठीक आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी है बट। द हाउस इज लार्ज बट इज क्वाइट ओल्ड फैशन। हमारे पास इसका बी ऑप्शन हो गया। अगले एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। जो थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पर है, वो कहते हैं द एक्यूज डैश हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ब की मिसिंग है। वर्ब यहाँ पर मिसिंग है, तो हमने यहाँ पर वर्ब एक ने अपने ऑप्शन में पहला हमारे पास है एक्सेप्ट। ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और हमारे पास हमें एक ऐसा वर्ब चाहिए। अगर प्रेजेंट में है तो उसके साथ एस या यस लगाना चाहिए, एस लगना चाहिए या यस लगना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वही पास्ट में है तो हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत है। तो सेकंड देखते हैं, हमारे पास है डिनाई। ये भी नहीं हो सकता। अब लास्ट दो, सॉरी, हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है? डिनाइड। द अक्यूज डिनाइड। सेकंड हमारे पास सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है हमारे पास। तो ऑप्शन ठीक कौन सा होगा? सी पार्ट होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो वर्ब जब आपको दिया जाता है, तो वर्ब वाले जो पोर्शन में हमने पिछले भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था वर्ब को। तो वर्ब वाले पोर्शन में अगर वो प्रेजेंट में जा रहा है और आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वो अपने बाद एस या एस लेता है वर्ब। और इसी तरह से अगर वो पास्ट में है तो हमारे पास सेकंड फॉर्म लेता है। तो हमारे पास बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो हमारे पास प्रेजेंट के हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन है वो पास्ट में सेकंड फॉर्म है, जो इसका ठीक ऑप्शन है। अगले अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। जी,
हमारे पास पूछा गया है एंटोनिम्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके एमसीक्यूज के अंदर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी होते हैं। जी, इसमें पूछा है उसने एंटोनिम्स पूछा है, वर्ड हमारे पास है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का पूछा भी हमारे पास क्या है, उसने सिनोनिम पूछा है, सॉरी एंटोनिम पूछा हुआ है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है उर्दू में। अगर हम इसके बात करें तो इसके उर्दू में मतलब की बात करें तो ये होता है किसी मासूम को कहते हैं, किसी इनोसेंट पर्सन को कहते हैं, किसी बेकसूर इंसान के लिए यूज किया जाता है। लेकिन उसने हमारे पास यहां से पूछा है एंटोनिम। बच्चे ये अपने हमेशा एक बात को याद रखना है कि जब भी आप सिनोनिम्स या एंटोनिम को देख रहे हैं तो आप पहले लाजमी इस चीज को कंफर्म किया करें कि आपसे पेपर में पूछा क्या जा रहा है। यहां पर एंटोनिम है, बच्चे इसी चीज में गलती कर बैठते हैं जल्दबाजी में, वो सिनोनिम समझकर इसको सिनोनिम को टिक कर देते हैं। नहीं, हमारे पास उसने पूछा है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है उस वर्ड का उलट मतलब। उलट मतलब अब हमारे पास जैसे कि मैंने इसकी बात की, इस वर्ड का मतलब होता है इनोसेंट को कहते हैं, किसी मासूम या किसी बेकसूर को कहते हैं। तो हमारे पास इसका एंटोनिम जो होगा वो किसी गुनाहगार के लिए यूज होगा, जो कोई गुनाहगार हो। यहां पर देखते हैं पहला हमारे पास रिफ्यूज्ड नहीं हो सकता, एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारे पास है एक्यूज्ड, मीन ऐसा बंदा जिस पर कोई इल्जाम लगाया गया हो, गुनाहगार बंदे को कहा गया है। तो हमारे पास ठीक ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन हो गया बेटा। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। जी, फिर उसने हमारे पास एंटोनिम ही पूछा। एंटोनिम पूछा किस लफ्ज का, हमारे कहता है कि एनोमली। एनोमली का मतलब बेटा हमारे पास जो होता है वो कहते हैं किसी किसी इर्रेगुलर चीज को, मतलब जिसके अंदर बेकायदा चीज के लिए यूज किया गया था, जिसके अंदर कोई तरतीब ना हो। तो हमारे पास पूछा गया उसका एंटोनिम, तो हमने यहाँ पर एंटोनिम वो ढूंढना है जिसके अंदर बाकायदा चीज हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, रेगुलर। तो पहला ऑप्शन ही रेगुलर देख रहा है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है ऑफन, ऑफन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन रेयरली नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंटली नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो एक ही ऑप्शन बच गया, क्या, रेगुलरली। ये इसका एंटोनिम उलट मतलब होगा हमारे पास। रेगुलरली बाकायदा के लिए यूज होते हैं, जो हमारे पास एक तरतीब से चीज को लेकर चलते हैं। जी, अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। अगली स्लाइड हमारे पास उसने चेंज वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा हुआ है। बड़ी अहम चीज है, ये भी पीपीएससी का एक बड़ा अहम टॉपिक है, जिसमें एक पैसिव वॉइस और एक नरेशन, ये दो बड़ी चीजें अहम है। उसमें से एक हमारे सामने एमसीक्यूज आया हुआ है, वो कहते हैं चेंज द वॉइस। हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका हमने वो कहते हैं डैनियल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आज बड़ा आसान तरीके से हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जब भी पैसिव वॉइस आपके पास आए तो आप लोगों ने ये देखना है कि हमने जो ऑब्जेक्ट की जगह पर लफ्ज आया हुआ है उसको हमने शुरू में लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आया हुआ है, सॉन्ग। ये हमारे पास सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। देखें यहाँ पर क्या आया हुआ है हमारे पास, पहला ऑप्शन से हम शुरू करते हैं, सॉन्ग इज संग। देखें बेटा, इस के बाद जो हमारे पास यहाँ पर टेंस यूज किया गया है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन इज एमआर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जब भी हमारे पास ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें इज एमआर के साथ फोर्थ फॉर्म होती है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त क्या करते हैं, वही इज एम या आर लगाने के बाद हम लगाते हैं बीइंग। ये याद रखिएगा, कंटिन्यूअस में यही होता है, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो पास्ट है, हम बीइंग ऐड करते हैं। और एक और तीसरी बात याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो मेन वर्ब होता है ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये कभी नहीं भूलनी, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। हाँ, चेंज क्या चीज होती है, ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे टेंस चेंज होता है वैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं इज एम या आर, इन तीनों में से एक लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके साथ हम बीइंग को ऐड करेंगे। फिर लास्ट में हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, जो मैंने कहा है कि हर पैसिव वॉइस में जितने भी पैसिव वॉइस हैं थर्ड फॉर्म कंफर्म होती है। जी, अब इसके अकॉर्डिंग, इसी वर्ब के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले अगर हम ऑप्शन को देखें तो ये गलत है, इसमें तो सिर्फ इसके साथ थर्ड फॉर्म हमें दी हुई है, गलत हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखने के बाद उसने जो वर्ब दिया हुआ, ये वर्ब गलत है, नहीं आता ये। ठीक हो गया, हमारे पास बी ऑप्शन भी गलत हो गया। जी, सी ऑप्शन देखते हैं, द सॉन्ग इज बीइंग। देखें इसके साथ आगे हमारे पास बीइंग, आईएनजी फॉर्म आ रही है, बीइंग आ रही है, बीइंग के बाद उसने थर्ड फॉर्म भी यूज कर लिया है, और लास्ट में होता है बाय, और हमारे पास सब्जेक्ट लगा देते हैं एंड में। तो हमारे पास जो ठीक ऑप्शन है वो क्या है, सी है। खैर डी को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास द सॉन्ग इज सिंगिंग। देखिए हमारे पास उसने इसके साथ फिर आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ये गलत है। मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म रहती है, तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन हुआ। तो ठीक ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो सॉन्ग इज बीइंग संग बाय डैनियल। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी ठीक है। आगे लेकर चलते हैं हम अपने टॉपिक को। जी, जो हमारे पास 7 एमसीक्यूज हमारे पास है वो क्या, ईडीएम दिया हुआ है, और ईडीएम क्या हमारे पास, ब्रिंग आउट।
मैंने आपको पहले बता दिया है ईडियम और प्रोवर्ब में फर्क, मैंने पहली स्लाइड में बता दिया है कि ईडियम में दोबारा से बता देता हूं, प्रोवर्ब एक सेंटेंस होता है। मैं बड़ा सादा सा इस चीज को डिफाइन कर देता हूं प्रोवर्ब को और ईडियम को। प्रोवर्ब हमारे पास एक सेंटेंस होता है और जो ईडियम होता है, जो ईडियम ईडियम हमारे पास पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इसका मतलब है क्या, ईडियम का हम जुमला बना सकते हैं इंग्लिश में, ठीक हो गया। लेकिन जो प्रोवर्ब है वो पूरा खुद एक सेंटेंस है। जैसे कि मोरल्स, जो आपके जितने भी मोरल्स हैं वो प्रोवर्ब्स हैं। किसी वेल नोन पर्सन की जो सेइंग्स होती हैं, ट्रुथ बेस होती हैं बातें, वो सारी आपके पास प्रोवर्ब है। खैर हमारे पास ये ईडियम है, इस ईडियम का मतलब पहले देखते हैं क्या है। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को सामने लाना, किसी बात को, किसी चीज को सामने लाना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए है टू रिवील। रिवील का मतलब यही होता है अयां करना, शो करना, जाहिर करना किसी चीज को। तो वैसे ये ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं टू हाइड, ये तो छुपाना बिल्कुल उलट हो गया, एंटोनिम हो गया बिल्कुल इसका। हमें मतलब पूछना था टू ब्रेक हो गया या टू प्राइड। ये तीनों ऑप्शन हमारे पास बी, सी और डी गलत है। हमारे पास ठीक ऑप्शन कौन सा है, टू रिवील, किसी चीज को शो करना, अयां करना। जी अगले हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज फिर हमारे पास उसने पूछा हुआ है, एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम किसका पूछता है, एनमिटी। एनमिटी कहते हैं दुश्मनी को, एनिमी को कहते हैं, दुश्मन को कहते हैं। लेकिन आप ये साथ गौर करें कि उसने हमारे पूछा हमसे क्या है इस लफ्ज का, फिर अगेन एंटोनिम पूछा, सिनोनिम पूछा। मैं सिर्फ आपको मतलब बता रहा हूं, इसका मतलब दुश्मन है। तो दुश्मन का जो उलट मतलब होता है दोस्त को कहते हैं। तो खैर हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं और देखते हैं क्या फाइट नहीं हो सकता भाई, रिलेशन नहीं हो सकता, फ्रेंडशिप। जब फ्रेंडशिप हमारे पास है, ये बेहतरीन इसका आंसर है। इसका एंटोनिम है दुश्मनी का फ्रेंडशिप। तो हमारा ऑप्शन के बैटल, बैटल भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन भी गलत है। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है सी, जिसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फ्रेंडशिप। तो एनमिटी का हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है, फ्रेंडशिप हो गया। आगे चलते हैं हम लोग जी। ऑप्शन सॉरी स्लाइड हमारे पास है नेक्स्ट है। इसमें हमें पूछा गया है डैश डैश हायर यू क्लाइम कूलर इट गेट सॉरी। अब इस पहले इसको हम टॉपिक को समझते हैं, ये है क्या। हमारे पास ना इसने हमें क्या दिया हुआ है, हायर, और दूसरा क्या है, कूलर। उसके बाद हमारे पास जो खाली जगह छोड़ रखी है, ब्लैंक जगह छोड़ रखी है, यहां पर हमने आर्टिकल लगाने। असल ये टॉपिक है आर्टिकल, ये जो हमने एमसीक्यूज दिया गया आर्टिकल से दिया गया है। अब आर्टिकल से दिया गया है, अगर मैं इन दो वर्ड्स को पहले डिफाइन करूं, ये दो वर्ड्स हमारे पास कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। आपको पता होना चाहिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो हैं, ये एडजेक्टिव से बात आ रही है कि एडजेक्टिव्स हमारे पास ना 3 डिग्रीज होती हैं। पहली पॉजिटिव डिग्री, फिर दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी थर्ड जो हमारे पास डिग्री होती है जिसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जो हमारे पास फर्स्ट डिग्री है जिसे पॉजिटिव डिग्री कह रहा हूं, उसके साथ आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल आ और एन आता है। थर्ड डिग्री के साथ जिसे मैं सुपरलेटिव कहता हूं, इसके साथ हमेशा आर्टिकल दा आता है। जो हमारे पास दरमियान वाली डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। ये एक जनरल रूल है कंपैरेटिव। लेकिन ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, हायर और कूलर ईआर लगे हुए हैं, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, आर्टिकल। यहां पर उसने कहा है कि लगना है या नहीं लगना। मैंने कहा सेकंड डिग्री के साथ, जैसे कंपैरेटिव कह रहे हैं, उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें हम उसके साथ आर्टिकल लगाते हैं। पहला तो हमारे पास ये हो गया जब भी हमारे पास पैरेलल स्ट्रक्चर में आते हैं। ये दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर हैं, दोनों चीजें मतलब क्या इंक्रीज हो रही होती हैं या डिक्रीज की हो रही है। यहां पर दोनों, जितने आप ऊपर जाते जा रहे हैं कितनी ठंड बढ़ती जा रही है। तो जब आपके पास रूल याद रखें कंपैरेटिव डिग्री का, जब भी कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल स्ट्रक्चर में आए, ये पैरेलल है, एक दोनों चीजें बढ़ रही हैं या दोनों चीजें कम हो रही होती हैं, ठीक है, ये दोनों बढ़ रही हैं। अगर पैरेलल स्ट्रक्चर में आए तो दोनों के साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। द हायर यू, या द हायर यू क्लाइम, द कूलर यू गेट, इट गेट्स। तो दोनों हमारे पास डिग्रीज के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द। एक तो ये बात होगी, इनके साथ लगता है। एक और भी है, हम ऑफ फ्रेज, हम कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो चीजों का, दो लोगों का या दो चीजों का। अगर उसी फिक्रे के अंदर हमारे पास ऑफ फ्रेज आ जाए, तब भी हम उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लगाते हैं। ऑफ फ्रेज, मैं एग्जांपल भी देता हूं इसकी। ऑफ फ्रेज लगाने के बाद जरा उसके बाद भी हम लगा लेते हैं, सॉरी, ऑफ फ्रेज। इसके बाद भी हमारे पास क्या होता है जी, हम उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं शी इज टॉलर, शी इज द टॉलर। देखिए मैं दा लगा रहा हूं टॉलर के, शी इज द टॉलर ऑफ द
टू। तो ऑफ द टू जो हमारे पास था ये ऑफ फ्रेज था, तो उसके बाद हमने आर्टिकल द लगाया हुआ है। तो इस स्लाइड में हमने ये सीखा कि हमारे पास जब भी कंपैरेटिव डिग्री, वैसे आम रूल जो कंपैरेटिव होता है, जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक फिक्रा लिख देता हूं, मैं कहता हूं कि शी इज taller than her sister। अब ये जो हमारे पास सेंटेंस है इसमें एक कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है टॉलर, ये देखिए मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया और ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है। लेकिन यही हमारे पास सेकंड डिग्री जो हमारे पास यूज की गई है कंपैरेटिव डिग्री, जब ये पैरेलल स्ट्रक्चर में यूज हो, जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में किया है, या इसके बाद ऑफ फ्रेज आ जाए, तो हम इस डिग्री के साथ द लगाते हैं। ठीक हो गया, ये चीज याद है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन सी हमारे पास है, क्योंकि दोनों के साथ, दोनों डिग्री के साथ हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? द लगाएंगे। द हायर यू क्लाइम द कूलर इट गेट्स हमारे पास होगा। जी, अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, ये प्रपोजिशन पूछा हुआ है, वो कहते हैं कि यू शुड नॉट फील जेलस। जेलस के साथ जब भी हमारे पास प्रपोजिशन लगता है वो होता है जेलस ऑफ। तो जेलस ऑफ हमारे पास ऑप्शन ए में है, इसका मतलब होता है किसी से जलना। यहां पर क्या है? जेलस ऑफ योर ब्रदर सक्सेस। तो जेलस ऑफ होता है किसी से जलने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, मैं प्रपोजिशन के लिए एक चीज आपको क्लियर कर दूं। प्रपोजिशंस के ना रूल्स हैं, लेकिन इनके रूल्स ना कुछ ज्यादा नहीं है। प्रेपोजिशन के लिए ना आपको याद करना है, कैसे याद करना है, एक तरीका है, प्रेपोजिशन को हमेशा उसके साथ लगे लफ्ज को अटैच करना है और उसका एक मीनिंग करिए। जैसे मैंने कहा जेलस ऑफ, जेलस के साथ ऑफ ही लगता है, क्यों? ये किसी से जेलसी के लिए यूज किया जाता है, जलने के लिए, हसद के लिए लफ्ज यूज किया जाता है। तो हमारे पास प्रेपोजिशन को याद करने का तरीका ये होता है कि हम प्रेपोजिशन को उसके साथ लगे लफ्ज के साथ याद करते हैं। क्लियर होगी बात? जी, अगली स्लाइड की तरफ आता हूं मैं। जी, फिर एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो कहते हैं कि विच साइन इज यूज्ड विद वर्ड, मतलब कि इसमें हमारे पास पंक्चुएशन मार्क के, हमारे पास पंक्चुएशन मार्क दी हुई है चारों ऑप्शन में, और वो कहता है इनमें से कौन सा ऐसा मार्क है जो हम वर्ड के साथ यूज करते हैं। ठीक है, एक वर्ड के साथ। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, ऑप्शन ए, ये हमारे पास जो साइन दिया गया इंट्रोगेटिव साइन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो साइन है ये सेंटेंस के एंड में आता है, मीन सवालिया फिक्रे के बाद आता है। इसका मतलब है ये वर्ड के साथ नहीं, फिक्रे के साथ आता है, फिक्रे के एंड में आता है। अगला ऑप्शन देखूं, अगला ऑप्शन बी ऑप्शन हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी साइन। ये हमारे पास जो है ये एक ऐसा साइन है जो हम लोग किसी वर्ड के बाद लगा सकते हैं। जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जिससे अगर मैं बात करूं इंटरजेक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच में एक पार्ट है इंटरजेक्शन, उसके अंदर जितने वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शन होता क्या है? इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कुछ एक्सप्रेशंस रखता है, फीलिंग्स रखता है, इमोशंस रखता है, उसके साथ हम लोग कौन सी अलामत लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन। तो अगर देखा जाए इस एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन है वो क्या है जी? बी है, एक्सक्लेमेटरी साइन, क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसा साइन है जो वर्ड के एंड में आता है और आ सकता है। फिर देखा जाए तो फुल स्टॉप है भाई, फुल स्टॉप भी हमें पता है, ये भी फिक्रे के एंड में आता है, तो ये भी वर्ड के एंड में नहीं फिक्रे के एंड में आएगा। और उसके बाद जो बी ऑप्शन है वो हमारे पास है कॉलन। कॉलन भी हमारे पास इसी तरह है, ये किसी फ्रेज के या क्लॉज के एंड में आ रहा होता है हमारे पास। तो इसमें ठीक आंसर कौन सा है हमारे पास? एक्सक्लेमेटरी साइन है जो वर्ड के साथ यूज करते हैं हम लोग। जी, अगली स्लाइड की तरफ आता हूं मैं। जी, इसमें पूछा हुआ है हमारे पास, वो कहता है कि असलम डैश पुलिस प्रोटेक्शन। जी, असलम डैश यहां पर कहा गया असलम डैश, असलम आस्क्ड फॉर। इसका जो ठीक ऑप्शन है वो क्या है? आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज की रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। जब भी किसी चीज के लिए कोई रिक्वेस्ट करने की बात की जा रही होती है तो हम उसमें लगाते हैं आस्क्ड फॉर। तो आस्क के साथ प्रपोजिशन फॉर, जब भी इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब, ये एक वर्ब, फ्रेजल वर्ब है, तो हम इसे यहां पर यूज करते हैं। और हमारा ठीक ऑप्शन क्या है? आस्क्ड फॉर, असलम आस्क फॉर पुलिस प्रोटेक्शन। आंसर ये ठीक है। खैर, हम दूसरे आंसर्स को भी जरा देख लेते हैं। जी, दूसरा आंसर हमारे पास, दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। खैर, दूसरा है हमारे पास आस्क टू। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली भी एक स्लाइड में बात की है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम अगर वर्ब को देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकती, उसके साथ एस, ये गलत हो गया हमारे पास, ये भी ऑप्शन गलत है। फिर आस्क टू नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हमारे पास जो ठीक ऑप्शन होता है वो आस्क फॉर। जैसे कि मैंने अभी प्रपोजिशन में बात की है कि प्रपोजिशन को हमेशा उसके साथ लगे लफ्ज के साथ याद किया जाता है। तो हमेशा आस्क के बाद जब भी प्रपोजिशन आता है वो क्या आता है जी? फॉर का आता है, ना कि टू, और ना ही हमारे पास फ्रॉम आता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो ठीक ऑप्शन हमारे पास क्या है? आस्क्ड फॉर। असलम आस्क्ड फॉर पुलिस प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी से आप दरख्वास्त कर रहे हैं। जी, हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, वो कहते हैं शी वाज वेरी एक्साइटेड डैश हर
अपकमिंग मैरिज, ये फिर हमारे पास प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं हमारे पीपीएससी के पेपर में। तो इसको जरा हमने जरा बेहतर करने हैं अपने प्रेपोजिशंस को। तो यहां पर पूछा गया है एक्साइटेड, यहां पर एक्साइटेड के लिए यूज किया गया है जब भी आप किसी भी इवेंट के लिए एक्साइटेड होते हैं, किसी चीज के लिए आप पुरजोश होते हैं, खुश होते हैं, तो आप लगाते हैं एक्साइटेड अबाउट। तो यहां पर देखिए हमारे पास ऑप्शन अबाउट क्या है, ऑप्शन बी। ये देखा जाए ऑप्शन बी हमारे पास ठीक ऑप्शन है। फिक्रा बनेगा शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर अपकमिंग मैरिज। किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए जब आप एक्साइटेड होते हैं तो उसके साथ प्रपोजिशन कौन सा लगता है, एक्साइटेड अबाउट। तो ठीक ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 हमारे पास अगेन फिर हमारे पास एंटोनिम आया हुआ है। वो कहते हैं द एंटोनिम ऑफ द जर्मेन। जर्मेन का हमारे पास पूछा हुआ है एंटोनिम। एंटोनिम पहले हम इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब हमारे पास उर्दू में होता है किसी बाकायदा चीज के लिए, मतलब कि ऐसी चीज जो सीक्वेंस के साथ हो, ठीक है, जो एक तरतीब सिमिलर चीज हो, मिलती जुलती चीजों के लिए यूज किया जाता है। ये मिलना जुलना इस तरह से मिलती सिमिलर चीजें होती हैं। तो यहां पर उससे पूछा है, उसने क्या पूछा हमारे पास पूछा उसने एंटोनिम। एंटोनिम मीन मिलती जुलती चीजों का हम एंटोनिम अगर करें तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन पहला देखें, लिखा हुआ है इररेलेवेंट। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास, क्योंकि ये इररेलेवेंट चीज होती है जो बगैर किसी मतलब के, जिसके कोई रेलिवेंट ना हो, मिलता जुलता ना हो, अजीब सी बात। तो ये हमारे पास इसका ठीक ऑप्शन क्या है लग रहा है जी, हमारे पास क्या है, रेलिवेंट। बाकी देखे जाए तो बाकी रिलेटेड ये तो हो नहीं सकता, ये तो सिनोनिम बन रहा है। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट तो वैसे नहीं मिलता, ये सिनोनिम है। सिनोनिम हमने पूछना नहीं है, बल्कि उसने हमें क्या पूछा है जी, एंटोनिम पूछा है। तो एंटोनिम इसका होगा इररेलेवेंट। बाकी हमारे पास नन ऑफ दिस तो खैर वैसे भी नहीं है। तो हमारे पास ठीक ऑप्शन ऑप्शन ए है जी। आगे चलते हैं हम। अगली स्लाइड है, इसलिए वो कहते हैं कि करेक्ट सेंटेंस करेक्शन। अच्छा, ये भी बड़ा अहम चीज है, जरा इसको देखते हैं। बड़े कुछ रूल्स इसमें आपको बताऊंगा। वो कहते हैं कि हमारे पास उसने एक सेंटेंस से ऑप्शन दिए हुए। वो कह रहा है कि इसमें से जो आपका करेक्ट सेंटेंस है उसको जरा आप सिलेक्ट करें और ठीक टिक करें उसको, वो कौन सा है। पहला अगर मैं सेंटेंस पढ़ूं, लिखा हुआ है हमारे पास, वो कहते हैं कि लेट अस सेट। यही से गलती है। जरा आप एक चीज याद रखें हमेशा, लेट हमारे पास ना एक पॉजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा, पॉजिटिव वर्ब। खैर, जो याद रखने वाली चीजें ना वो याद रखनी है कि लेट के बाद ना दो चीजें याद रखनी है। लेट के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा, पहले याद रखें क्या, प्रोनाउन। लेट के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन का आपके पास ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। एक बात, ये दो बातें याद रखनी इसमें, यही बात याद रखें। एक ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए इस प्रोनाउन का, और प्रोनाउन लाजमी आता है ऑब्जेक्टिव केस। मैं समझाता हूं ऑब्जेक्टिव केस क्या है। और दूसरी जो चीज याद रखने वाली है कि लेट के बाद जब भी वर्ब लगता है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसे आप बेर इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर मैं उसको बेर इन्फिनेटिव कहूं तब भी ठीक है, या अगर आपको वो चीज मुश्किल लग रही है तो आप ये याद रख लें कि लेट के बाद जब भी वर्ब लगता है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब जरा हम अपने पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं कि लेट अस सेट। सेट तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है ये हमारे पास ऑप्शन शुरू से ही गलत है, इसको हम साइड पे कर देंगे जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि लेट सिट ऑन द आगे अपनी बात बाद में करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि लेट के बाद उसने वर्ब लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज की मिसिंग है। हमारे पास यहां पर प्रोनाउन नहीं है, और प्रोनाउन का लाजमी है होना जी। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत हो गया जी। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, लेट अस सिट इन द शेड्स ऑफ ट्रीज। ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। क्यों ठीक है, देखिए लेट के बाद उसने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाया। प्रोनाउन का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो प्रोनाउंस हैं इनके केसेस हैं। जैसे कोई भी प्रोनाउन, जैसे कि आपके पास है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ही की, ही का पोजेसिव केस है, पोजेसिव केस। ही खुद कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। इसका पोजेसिव केस क्या होगा, इसका पोजेसिव केस हिज है, फिर ऑब्जेक्टिव हिम होगा। जैसे आई है, आई का पोजेसिव माई है, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। तो इसी तरह से अस हमारे पास है, तो अस किसका है, जरा ये हमारे पास अगर सवाल करें तो अस हमारे पास वी इसका सब्जेक्टिव है, और इसका पोजेसिव है। और ये कौन सा जो अस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको दो बातें आज हमने लेट के बारे में सीखी कि लेट के बाद जब भी प्रोनाउन लगाएंगे तो प्रोनाउन का कौन सा केस लगाएंगे, बल्कि प्रोनाउन का कौन सा केस होगा, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे कि उसने अस का ऑब्जेक्टिव, सॉरी वी का ऑब्जेक्टिव केस अस लगाया हुआ है, वेल डन, ठीक है उसका। और दूसरी सबसे अहम चीज आपने याद रखनी है कि लेट के बाद जब भी आपने वर्ब लगाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये चीज हमें याद रखेंगे। अच्छा, मैं प्रोनाउन से मुझे केसेस से एक और भी बात याद आई। हमारे पास दो ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि एक लेट है और एक है बिटवीन।
बिटवीन, इन दोनों के बाद, ये भी अक्सर आ जाता है आपके पेपर में, बिटवीन के बाद भी हमारे पास जो प्रोनाउन लगता है ना, तब भी प्रोनाउन लगता है, वो प्रोनाउन का कौन सा केस होता है, यही ऑब्जेक्टिव केस होता है। मैं इसको ऑब्जेक्टिव केस ही कहूंगा इसके साथ, ये बात हमेशा याद रखनी है। बिटवीन के बाद भी जब भी आप लोग कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो प्रोनाउन का कौन सा केस लगाएंगे, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ठीक हो गया, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। लेट के बाद भी और बिटवीन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, और लेट के साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जी आगे चलते हैं। इसमें हमारा ठीक ऑप्शन था सी ऑप्शन, आपको मैंने बता दिया, और क्यों ठीक है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। जी अगेन उसने हमारे से प्रेपोजिशन पूछा है, वो कहता है कि वो कहते हैं कि कैन यू फाइंड आवर टाउन डैश द मैप। अब फाइंड आवर टाउन, अब यहां पर पूछा गया है डैश द मैप। अब जब भी फाइंड का ये यूज किया गया वर्ड, इसके साथ जब भी प्रेपोजिशन लगाया जाता है और वो फाइंड की जा रही है किसी सरफेस पर चीज, याद रखिएगा किसी सतह, किसी टेबल पर, ठीक है, किसी यहां पर मैप पर बात हो रही है, मैप पर किसी अपने टाउन को ढूंढने की बात हो रही है। तो जब भी किसी सरफेस पर किसी चीज को तलाश करने की, किसी को ढूंढने की बात हो रही होती है, तो बेटा हम लगाते हैं फाइंड के साथ ऑप्शन लगाते हैं ऑन, प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, ऑन। तो यहां पर देखा जाए तो हमारे पास ऑन कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी ऑन। वो कहते हैं कि फाइंड ऑन द मैप। क्लियर होगी बात, जब भी दोबारा सुन लें, फाइंड के साथ जब भी हम लोग, फाइंड कहां, जब किसी सरफेस पर कोई चीज, जैसे मैंने अभी टेबल की बात की है, ठीक है, सरफेस पर जब आप कोई चीज तलाश कर रहे होते हैं तो आप फाइंड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जी ऑप्शन हमारे पास बी ठीक है। अगले एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, वो भी, ये भी हमारे पास क्या है जी, प्रपोजिशन है। क्या कहता है जी, प्लीज टर्न डैश द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक, आई एम गेटिंग डेफ। अब यहां पर वो कहते हैं कि प्लीज टर्न, टर्न के साथ हम लोग डाउन भी लगा सकते हैं, और हमारे पास टर्न के साथ टर्न अप भी कर सकते हैं, वॉल्यूम की बात अगर हो रही है। लेकिन हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, सेंटेंस में क्या पूछ रहा है हमसे, कि वो कहता है कि अपना जो वॉल्यूम है इधर देखेंगे अप करना है या डाउन करना है, अपने ऑप्शंस में देख लेंगे बाद में। लेकिन उसने बात आगे की है कि आई एम गेटिंग डेफ, मतलब कि ये जो जो म्यूजिक चलाया हुआ है, इसको, इसका मतलब कम करने की ही बात करनी है, हमने कम करना है, क्योंकि वहां पर डेफ की मीन जो हमारे कानों को चुभ रही है, डेफ कहते हैं किसी बहरे को बहरा करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है यहां पर जो टर्न है, टर्न के बाद हमारे पास जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो क्या होगा जी, डाउन का वर्ड यूज होने, कि अपने म्यूजिक के जो वॉल्यूम को कम करने की बात हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारे पास, ऑप्शन ए ठीक है, टर्न डाउन, टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर टर्न अप भी आ सकता है, लेकिन आपने फिर सेंटेंस को पढ़ना है कि वहां पर अप की जरूरत है या डाउन की जरूरत है। तो जब भी म्यूजिक को अप करना है या डाउन करना है, वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहां पर हमें जरूरत थी डाउन की ऑप्शन की, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए, टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। अगली स्लाइड में है जी, ये भी प्रपोजिशन हमारे पास पूछे गए। वो कहते हैं कि शी इज नॉट माइंडफुल डैश हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जी माइंडफुल, मैंने अगेन एक बात आपको कही है कि जब भी प्रपोजिशन मेरे बेटा याद करना है, उसके साथ लगे लफ्ज के साथ याद करना है। अब अगर मैं बात करूं कि माइंड ऑफ, माइंडफुल के साथ जो प्रपोजिशन लगता है, माइंडफुल के साथ लगता है ऑफ। क्यों जी, इसका मतलब क्या होता है, माइंडफुल ऑफ का मतलब होता है अवेयर होना, किसी चीज का आपको खबर होना, पता चलना। देखो अगर इस फिक्रे को पढ़ा जाए, वो कहते हैं कि शी इज नॉट माइंडफुल ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की खबर ना थी। तो इसका माइंडफुल ऑफ का मतलब होता है अवेयर होना, खबर होना, पता रखना अपनी चीज का। तो या ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव में मीनिंग कर रहे हैं। तो वैसे आपको पता हो कि माइंडफुल ऑफ का मतलब होता है अवेयर, किसी चीज का पता होना, मालूम होना आप लोगों को। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, बी ऑप्शन ठीक है, माइंडफुल ऑफ होता है, बाकी हमारे पास गलत है ऑप्शन। जी अगली स्लाइड की तरफ आता हूं, इसमें क्या कहता है, हाँ जी, वो कहता है कि ही इज ब्लाइंड डैश रीजन। ब्लाइंड, हमारे पास वर्ड है ब्लाइंड, ब्लाइंड है। अब वो कहते हैं ब्लाइंड के साथ हमने बताना है कि कौन सा प्रपोजिशन मिसिंग है। ये ऑप्शन हमें तीन दिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि ब्लाइंड के साथ क्या होना चाहिए। यहां पर फिक्रे को पहले पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ही इज ब्लाइंड डैश रीजन। अब ब्लाइंड के साथ जब भी कोई रीजन की बात चल रही है ना, रीजन, तो इसका मतलब है कोई बात है, कोई चीज है, कोई मसला है जिसके बारे में पता होने की बात या ना पता होने की बात चल रही है। तो ब्लाइंड जब भी किसी चीज को मालूम होने की, अवेयर का मीनिंग देता है, तो ब्लाइंड के साथ आता है टू। अब ब्लाइंड टू, हालांकि यहां पर बच्चा कहते हैं सर ब्लाइंड का मतलब तो अंधा होता है, तो यहां पर ब्लाइंड का मतलब अंधा नहीं बेटा, यहां पर अंधा नहीं किया जा रहा। ब्लाइंड टू जब भी यूज करते हैं, इसका मतलब होता है क्या जी,
अवेयर होना, जैसे हमने पीछे माइंडफुल किया था, माइंडफुल ऑफ था, तो ब्लाइंड ऑफ होता है, सॉरी ब्लाइंड टू होता है। अच्छा एक और चीज बताऊं, जब भी ब्लाइंड इन भी हम यूज करते हैं, ये ब्लाइंड इन कब यूज करते हैं हम लोग बेटा? जब ये ब्लाइंड मीनिंग दे रहा होता है अंधे होने की, जब भी एक आंख से या आंख से अंधे होने की बात हो रही होती है, तो हम क्या यूज करते हैं? ब्लाइंड इन का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब भी ब्लाइंड यूज हो रहा होता है सेंटेंस के अंदर किसी चीज से बाखबर होने के लिए, तो हम ब्लाइंड टू यूज करते हैं। क्लियर होगी बात जी? अगली स्लाइड हमारे पास लास्ट है हमारे ये एमसीक्यूज आज का। देखते हैं इसमें क्या द सक्सेस, सॉरी सक्सेस कंसिस्ट डैश हार्ड वर्क। कंसिस्ट के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन लगता है वो लगता है ऑफ। कंसिस्ट ऑफ होता है जो किसी चीज का मतलब होता है, जैसे कि मैं हर प्रपोजिशन का मतलब साथ साथ बताता जा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मुश्तमिल होना, किसी चीज पर मुश्तमिल होना। तो यहां पर वो कह रहा है कामयाबी है वो किस चीज पर इन्हसार करती है, मुश्तमिल होना या इन्हसार करने की बात है, मतलब किस चीज पर का इन्हसार करे या किस चीज पर मुश्तमिल होती है सक्सेस? हार्ड वर्किंग पर, आपके मेहनत पर। तो कंसिस्ट के साथ जो भी ऑप्शन ठीक लगता है वो क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो ठीक है वो क्या है? बी ऑप्शन ठीक है, ऑफ। ये हमारा आज का लास्ट एमसीक्यूज था। नेक्स्ट मैं हाजिर हूँ एमसीक्यूज पीपीएससी के जो हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज हैं उनको लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।